तो बेटा लास्ट टाइम ये था कि हमने जो है वो क्लासेस में MCAT TCAT के हवाले से जो है वो चैप्टर 1 में 2 क्लासें मैं ले चुका हूँ। मतलब फर्स्ट लेक्चर था जो मैंने पहले लिया था, जिसमें कुछ चीज़ें हाफ चैप्टर तक कवर किया था। उसके बाद एक और लेक्चर मैंने लिया था, लेकिन उस लेक्चर में वो आई थिंक मेडिकल वाले या शायद कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऑफ थे। फिर मैंने वो लेक्चर अपलोड तो कर दिया था, वो ज़्यादा बड़ा लेक्चर भी नहीं था, हाफ आवर कुछ इस तरह का था, जिसमें स्टोइचियोमेट्री के बारे में, लिमिटिंग रिएक्टेंट के बारे में डील किया था। ठीक है, तो वो बेसिक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, तो वो दोबारा रिपीट हो ही जाएगा आपको। 3rd क्लास ले रहा हूँ मैं चैप्टर 1 पे, और आज मैं प्रैक्टिस करूँगा। अलग अलग MCQs हैं, पंजाब बोर्ड से MCQs हैं, फेडरल बोर्ड से MCQs हैं, MCAT के पास पेपर से MCQ 2018 तक के पेपर के, और रेड स्पॉट के MCQs हैं। ठीक है, जितने हो सकेंगे उतने कर लेंगे आज। MCQs तो पता नहीं बहुत सारे, लेकिन सारे पास पेपर से या किसी टेक्स्ट बुक से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास MCQs कहाँ से हैं, PTB और फेडरल बोर्ड के आखिरी में एक्सरसाइज के जो MCQs है वो इंपॉर्टेंट है, और जो पास पेपर में आगे MDCAT में वो इंपॉर्टेंट है। बाकी इसके अलावा आप जहाँ से जितने कर लो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन कम से कम ये तो हर कोई करे, ख़ास तौर पे जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, इंजीनियरिंग वालों के लिए मामला ये होता है कि NED के पास पेपर ऑथेंटिक नहीं होते हैं। चूँकि NED जो है ना वो अपना क्वेश्चन पेपर देता नहीं है स्टूडेंट्स को टेस्ट के बाद। MDCAT वाले क्या करते हैं, वो क्वेश्चन पेपर दे देते हैं। तो MDCAT के परफेक्ट क्वेश्चन पेपर सबके पास होते हैं, लेकिन NED अपना पास पेपर कभी लीक नहीं करता ना, वो हमेशा रख लेते हैं, बच्चे के पास नहीं होता कुछ भी। इसलिए हर एक इदारे का पास पेपर NED का अलग होता है। मेरे पास 10 इदारे के NED के पास है और 10 में अलग अलग क्वेश्चन है, क्योंकि वो होता ही है कि वो अपने मर्ज़ी से बस बनाकर कुछ डाल देते हैं और एयर डाल देते हैं 2015, 16, 14, बस ऐसा ही है। इसलिए आप जब भी पास पेपर NED को उठाओगे ना, आपको अलग अलग दिखेगा हर एक सेंटर का, क्योंकि उसके पास पेपर लीक होता ही नहीं है। अब स्टूडेंट्स को याद कितना रहेगा, 2500 MCQs हैं, कितने वो बता सकते हैं कि ये आया था, ये आया था। तो कुछ MCQs ठीक होते हैं और कुछ MCQs अपनी तरफ से होते हैं। तभी इसलिए मैं क्लासरूम में NED के पास पेपर नहीं सॉल्व करा रहा होता ज़्यादातर, MDCAT के, क्योंकि उसके पास पेपर हमेशा से बच्चों के पास होते हैं। बिकॉज वो टेस्ट पेपर देने के बाद बच्चे घर लेकर आ जाते हैं पेपर को, सबके पास बुकलेट होती है उसकी। आपके घर से अगर किसी ने दिया MBBS का तो घर पर भी रखा होगा पुराना MDCAT का बुकलेट। अच्छा, तो चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसमें स्टार्ट में थोड़ा सा मतलब कि रेड स्पॉट के MCQs शुरू में डाले हैं मैंने, तो वो मैं इसको सॉल्व कराऊंगा। उसके बाद फेडरल और पंजाब बोर्ड की तरफ आऊँगा। ठीक है, तो 20 MCQs हैं जो रेड स्पॉट से डालें, 20। ठीक है, इसके 20 भी काफ़ी आपको पता है, इससे पहले हमने ऑर्गेनिक में भी किया। रेड स्पॉट के MCQs थोड़ा लेवल थोड़ा सा ऊपर होता है। इन द एब्सेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, अमोनिया बर्न्स इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस स्टीम एंड नाइट्रोजन। कह रहे हैं कि अमोनिया जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, अमोनिया का रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ होता है तो वो क्या जनरेट करता है, वो स्टीम और नाइट्रोजन जनरेट करता है। मतलब N2 जनरेट करता है, और स्टीम मतलब भाप मतलब H2O जनरेट करता है। बैलेंस इक्वेशन नहीं है, बैलेंस खुद करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 1 है, तो यहाँ पर 2 है तो 2 लगा लिया, बैलेंस कर लिया। और यहाँ पर हाइड्रोजन 3 to 6 है तो 3 लगा लिया, बैलेंस हो गया। और यहाँ पर 3/2 आ जाएगा, तो ये बैलेंस हो जाएगा। कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिमेनिंग व्हेन। अच्छा, इसको हम क्या करते हैं कि इसको हम फिर होल नंबर में भी ला सकते हैं। अगर ओवरऑल होल नंबर बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ओवरऑल इक्वेशन को। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा ये, और यहाँ हो जाएगा 2, और यहाँ हो जाएगा 6। तो 2 to 4 हो गया, 3 to 6 हो गया, 4 3 12 हुआ तो 12 हो गया। ठीक है, तो तरीका होता है फ्रैक्शनल को अगर आपको होल नंबर में लाना है तो नीचे जो डिवाइड में नंबर है आप उसे सबको मल्टीप्लाई कर दो, होल नंबर में आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर कह रहे हैं कि 60 cm³ ऑफ अमोनिया इज बर्न इन 100 cm³ ऑफ ऑक्सीजन, कि 60 cm³ इसका जो है वो बर्न हो रहा है इसके साथ 100 cm³ ऑफ ऑक्सीजन के साथ। ऑल वॉल्यूम्स बीइंग मेजर्ड एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अच्छा, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिमेनिंग, बताना है कितना वॉल्यूम ऑक्सीजन का रह जाएगा। मतलब यहाँ पर कह रहे हैं कि 60 cm³ का ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा तो सारा ऑक्सीजन यूज़ अप नहीं होगा, बल्कि कुछ बच जाएगा। जितना बच जाएगा उतना आपको बताना है। तो उसके लिए सिंपल यहाँ पर वॉल्यूम रिलेशनशिप हमारे पास यहाँ पर लग रही है। देखें, 4 लीटर 4 dm³ अमोनिया, 4 dm³ अमोनिया जो है उसको कितने dm³ ऑक्सीजन चाहिए, 3 dm³ चाहिए। 60 dm³ को कितना चाहिए होगा, 100 नहीं चाहिए होगा, ये कह रहे हैं कि x चाहिए होगा ना। ठीक है, तो यहाँ पर x चाहिए होगा हमें। ठीक है, तो 4/3 = 60/x, ये हो जाएगा 4x = 60 × 3, तो x = 60 × 3/4। ठीक है, 2 2 4, और ये 30 हो गया, ये 1 हो गया, और ये 15 हो गया, और 15 3 45 हो गया।
अच्छा, ये 45 cm क्यूब हमारे पास आ गया, सेंटीमीटर क्यूब। हेलो, हाँ वेलकम, ओके रुक जाओ। अब ये 45 cm क्यूब क्या है जो कि यूज़ हुआ है, 100 डाला था तो बचा कितना, 100 में से आप क्या करेंगे, 45 को माइनस कर कितना आ जाएगा, 55। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर पहले क्या किया, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप लगाई, ऑक्सीजन कितना इस्तेमाल हुआ, 100 डाला था तो 100 से माइनस कर दिया, तो इतना रिमेनिंग रह गया, बचा रह गया। बच्चे क्या करते हैं, 45 आंसर में लगा देते हैं, हमें ये थोड़ी ना पूछे कितना इस्तेमाल हो, कितना बच जा रहा है 100 में से, ये बताना है। क्लियर है? ठीक है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन 1 मोल ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड रिक्वायर्स 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, कह रहे हैं कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए 1 मोल ऑर्गेनिक कंपाउंड को 3 मोल ऑक्सीजन की जरूरत होती है। व्हाट कुड बी द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, कौन सा फार्मूला होगा। 4 कंपाउंड दिए हुए, एसिटाल्डिहाइड दिया हुआ है, ये कुछ इथेन दिया हुआ है, ये कुछ 2 अलग अलग कंपाउंड्स ऑर्गेनिक दिए हुए हैं। तो बताएं किसमें 1 मोल ऑर्गेनिक कंपाउंड 3 मोल ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, तो आपको क्या सबकी कंबस्टन रिएक्शन कर देनी पड़ेगी और बैलेंस इक्वेशंस आपको पता लग जाएगा। इसका तरीका ये है, जैसे CH3 CHO, इसका ऑक्सीजन से आपने रिएक्शन कराया प्लस O2, तो जाहिर से बात है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जनरेट होगा। ठीक है, इस तरह से CH3 CH2OH, इसका आपने ऑक्सीजन से रिएक्शन करें, बी ऑप्शन है, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जनरेट करेगा। सी ऑप्शन है CH3 मतलब C2H6 लिख देता हूँ डायरेक्ट, प्लस ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, चूँकि ऑर्गेनिक कंपाउंड की कंबस्शन हो रही है, जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करेगा। CH3CO2H प्लस O2 है, ये रिएक्शन करेगा, तो ये भी CO2 और H2O यहाँ से जो है वो प्रोड्यूस करेगा। अब बैलेंस करना पड़ेगा आपको इक्वेशन को। ठीक है, सो दैट इज़ 2 कार्बन, तो यहाँ पर 2 कार्बन लगा दिया। ठीक है, और जो है वो हाइड्रोजन 4 है, तो यहाँ पर 2 लगा दिया। ऑक्सीजन फाइनली बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पर 2 to the 4 और 4 और 2 6 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 3 तो नहीं लगेगा ना, अगर 3 लगेगा तो 5/2 लग जाएगा, तो बैलेंस होगा। ठीक है, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सबको, तो ये 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बैलेंस हो गया। इस तरह नीचे वाले क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पर देख लो क्या हो रहा है कि 2 मोल को 4 मोल की ज़रूरत पड़ रही है, तो 1 मोल को कितने की ज़रूरत पड़ेगी, सॉरी ऑक्सीजन की, यहाँ बात करो 2 मोल को 5 मोल की ज़रूरत पड़ रही है, तो 1 मोल को 3 की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, 2.5 की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये तो गलत हो गया। मतलब सारे नहीं बैलेंस करने, एक एक करके हम चेक करते रहेंगे, क्या पता आंसर शुरू में आ जाए। 2 कार्बन तो 2 लगा लिया, ठीक है, और हाइड्रोजन यहाँ पर 3 + 2 5 और 1 6, तो 3 लगा लिया। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 और 1 3 है, यहाँ 4 और 3 4 3 7 है, तो 3 लगा देंगे, नहीं 3 लगा देंगे, 3 6 और 1 7 हो जाएगा। 1 मोल को 3 की ज़रूरत पड़ रही है, 1 मोल ऑर्गेनिक कंपाउंड को 3 मोल ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी कंबशन करने के लिए, तो क्या ऑप्शन, बी ऑप्शन करेक्ट। क्लियर है, समझ में आया। इसमें जस्ट इक्वेशन आपको बैलेंस करके देखना था, आपको पता लग जाता है। और चूँकि चारों ऑर्गेनिक कंपाउंड दिए तो कंबशन करानी है, तो ऑक्सीडेशन करा दिया, ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दिया। ठीक है, तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बड़े मतलब जो है ना इसमें अच्छे निकाले जाते हैं। ठीक है ना, मतलब जो बाकी आपको किसी बोर्ड में नहीं दिखेगा इस तरह के क्वेश्चन आते हुए, और MD कैट्स वालों के लिए फेवरेट होते हैं यहाँ से, क्योंकि इससे बड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन निकल सकता है ना। हर तरह से आपकी केमिस्ट्री का नॉलेज को रेड स्पॉट में जज कर लिया जाता है, जैसे यहाँ बैलेंस इक्वेशन को जज किया गया। ठीक है, बिल्कुल कंप्लीट ऑक्सीडेशन ही हो रही है। कंबस्टन ऑक्सीडेशन की एक टाइप होती है असल में, ऑक्सीजन से रिएक्शन हो रहा था, दैट इज ऑक्सीडेशन। वो हम कह सकते हैं ऑर्गेनिक में जब हम जाते हैं तो कैरेक्टराइज करके, वरना एक तरह से कंबस्टन जो है वो ऑक्सीडेशन ही के ज़मरे में आ रहा होता है। हम उसको कई जगहों पर ऐसा होता है कि कंबस्टन का ऑक्सीडेशन करें, फिर वो नेसेंट ऑक्सीजन से होता है ना, तो यहाँ पर वो लिखा नहीं गया इसमें कि हम ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ कर रहे हैं। वहाँ पर असल में हम ये करते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से जब करते हैं तो फिर नेसेंट ऑक्सीजन से होता है। यहाँ डायरेक्ट ऑक्सीडेशन कह दिया तो हम यहाँ पर कंबस्टन करवा देंगे असल में, तो वरना फिर आएगा नहीं ना, वरना और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा सवाल। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है, अच्छा ये डाटा बुकलेट रिक्वायर्ड, ये आपका काम नहीं, यहाँ से सवाल शुरू हो रहा है। ठीक है, वो ऊपर का आपका ज़रूरत नहीं। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 500 cm³ ऑफ ऑक्सीजन अंडर रूम कंडीशंस। सिंपल है, बहुत सिंपल सवाल है, लेवल बहुत डाउन है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बताना है, वॉल्यूम दिया हुआ है, तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है मास अपॉन, ठीक है, मॉलिकुलर मास इंटू एन है। ठीक है, या एन इंटू, सॉरी वॉल्यूम का फार्मूला 22.41, लेकिन याद रखिएगा 22.41 और DM³ वो का पाई होता है
स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर। रूम कंडीशंस जो होता है ना, जिनको हम RTP भी कहते हैं, इसी को NTP कहा जाता है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर या रूम टेम्परेचर प्रेशर। रूम कंडीशन में जो टेम्परेचर होता है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। रूम टेम्परेचर पे टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 24 dm³ वो ऑक्यूपाई करता है किसी भी गैस का। 22.41 नहीं करता है, आप इसको जर्नल गैस इक्वेशन से वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो रूम टेम्परेचर पर 24, तो यहाँ 22.41 नहीं आएगा, 24 dm³ आ जाएगा। अच्छा, वॉल्यूम हमें किस में दिया हुआ है 500 cm³, तो इसको हम cm³ में लिख लेते हैं, या हम वॉल्यूम को dm³ में लिख देते हैं, तो मर्जी है, इसको dm³ कर लेते हैं वॉल्यूम को, तो ये 0.5 हो जाएगा। तो 0.5 = n × 24, n बराबर हो गया कितना है 0.5 / 24, कितना आ गया ये 0.02। अब इसको मल्टीप्लाई आपको किससे कर देना है, ये चूँकि अब यहाँ हमें मालूम क्या करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बराबर किसके होता है, मोल इंटू क्या, इसको यहाँ पर देखो, अभी फ़िलहाल जब MD-CAT के पास पेपर में जब हम आएंगे ना, तो उसमें जितने भी क्वेश्चन होगा उसको हम कुछ जो है वो विदाउट एनी कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे, क्योंकि अभी ये रेड स्पॉट के MCQ से इसमें कैलकुलेटर अलाउ होता है, ठीक है। अब इसमें कुछ मुश्किल भी कैलकुलेशन आ सकती है, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट बड़ा मुश्किल है, यहाँ कैलकुलेशन का मसला नहीं है। हाँ, MD-CAT में जब मैं आऊँगा ना, वहाँ पर फिर हम हैंड से सॉल्व करेंगे, चूँकि MD-CAT के अंदर जो क्वेश्चन दिए जाते हैं वो मल्टीपल्स में होते हैं, 2, 4, 6, 8, 0.5 ऐसे करके, तो वो आराम से हो जाता है। यहाँ पर अगर मैं हाथ से सॉल्व करने जाऊँगा तो मुश्किल हो सकती है, ठीक है। तो वो चूँकि ये रेड स्पॉट के MCQ है, MD-CAT में वैल्यूज़ को ईजी कर दिया जाता है ताकि वो ईजिली हैंड से सॉल्व हो सके, ठीक है। वैसे हो जाएगा, इसमें पॉइंट हटाए, यहाँ से आपने यहाँ पर 0 लगा दिया, यहाँ 5 1 5 किया, ये इसको आपने 5 4 20 किया, फिर 4 यहाँ शिफ्ट हुआ, फिर आपने हल्की सी डिवीजन कर दी, ठीक है। लेकिन उसमें टाइम लगेगा, चूँकि कॉन्सेप्ट अभी हम देख रहे हैं हम MCQs का। रेड स्पॉट में कॉन्सेप्ट ही इतना मुश्किल होता है, कैलकुलेशन तो छोड़ ही दो, समझ में तो आया सवाल पूछ के आ रहा है पहले, फिर देखेंगे कि सॉल्व कैसे करना है। तो कितना आया आंसर, तो ये n, तो यहाँ पर सॉरी स्मॉल n कितना आ गया था, दोबारा बताओ, 0.02 मोल, n = मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर, तो 0.02 × 6.02 पावर 23। जल्दी जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी बताएं, फास्ट, एक्सपोनेंट 22, ठीक है। समझ में आ गई बात। ये सब तो सिंध बोर्ड में भी हमारा आता था, कोई मुश्किल नहीं है। 500 cm³ आपके पास ऑक्सीजन है, तो RTP में उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने लिखेंगे, पहले RTP में हमने उसके नंबर ऑफ मोल्स निकालनी है, फिर एवोगाड्रो नंबर के फॉर्मूले से नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल लिया, मॉलिक्यूल्स निकाल लिया, ठीक है भाई। समझ में आ गया कैसे हुआ। अच्छा, इसके साथ जो है वो हेल्पिंग कॉन्सेप्ट्स है वो भी मैंने डाली दिए कि अगर इनके से कोई सवाल नहीं समझ में आ रहा तो उसके नीचे फिर इसके जो है वो सोल्यूशन भी नेक्स्ट क्लिक पर आपको स्लाइड पे मिल जाती है, ठीक है। सोल्यूशन किस तरह किया गया, तो यही आंसर आ रहा है। अच्छा, नेक्स्ट है, अच्छी तकरीबन 50 MCQs थे इसके अंदर चैप्टर 1 में, मैंने काट कर आसान जो है 20 डाले सिर्फ। कुछ ऐसे थे जो बहुत ही आउट थे, जो सिर्फ A लेवल वाले पढ़ते हैं, तो वो तो मैंने डाला ही नहीं उसको उठा के। वो आप देखेंगे अगर आपके पास रेड स्पॉट है तो मैंने कहीं डंडी मारी भी बीच में कहने गई, और वजह है कि यही तरह वो मुझे लगता है ये एवरेज MCQs है, मतलब बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत मुश्किल मैंने हटा दिया इसकी। बेरिलियम 9, ठीक है, या 4-9 जिसका हमारे पास होता है, 4 एटॉमिक नंबर, 9 इसका मास नंबर, इज़ यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ फास्ट न्यूट्रॉन्स। ये को कहानी सुना रहे हैं। हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन दिस ग्राम ऑफ बेरिलियम, बेरिलियम के इतने ग्राम में कितने हमारे पास न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मौजूद होंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले तो देखना पड़ेगा कि इसके अंदर जो है वो बेरिलियम तो 9 है, 0.09 ग्राम, इसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने आएंगे, ठीक है, कितने पार्टिकल्स होंगे ओवरऑल, फिर हम उसको न्यूट्रॉन्स के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। देखो, नंबर ऑफ पार्टिकल बराबर होता है मास अपॉन कैपिटल M इंटू Na, ठीक है। तमाम स्टूडेंट्स देखें, मास यहाँ पर है 0.09, कैपिटल M बेरिलियम के लिखा हुआ है 9 इंटू पावर 23। ये कैलकुलेशन करें, हो जाएगा, पॉइंट लगा के आप कैलकुलेटर से कर लें जल्दी, 6.02 एक्सपोनेंट 21। इतने इसके एटम्स हो गए, हमें एटम्स तो नहीं बता रहे, हमें तो न्यूट्रॉन्स बता रहे हैं। आप एक बेरिलियम में कितना न्यूट्रॉन है चेक, 9 - 4 5 हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करें 3.01 एक्सपोनेंट 20
22। ठीक है, इतने क्या हो गए, इतने हमारे पास यहाँ पर इसके न्यूट्रॉन्स हो गए। तो कितने टोटल एटम है, हर एटम में 5 न्यूट्रॉन है, तो इसको टोटल को 5 से मल्टीप्लाई किया तो सारे न्यूट्रॉन्स आ गए 0.09 ग्राम। अच्छा फिर से देख लेते हैं, कह रहे हैं कि 0.09 ग्राम बेरिलियम में कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे। क्योंकि आप याद रखिए पेप्टीट्यूड के अंदर ना नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं पूछते कभी कभार, वो अलग चक्कर लगाते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताइए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताइए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए, नंबर ऑफ नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बताइए, है ना, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताइए, इस तरह की बातें वो कर रहे होते हैं। वो फ़ौरन से शरीफों की तरह नहीं पूछते कि नंबर ऑफ एटम बता दी कितना है, तो फट से बच्चा लगा ले, तो नंबर ऑफ एटम तो यहीं आ गया। देखो कह रहे हैं कि इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताइए, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताने के लिए पहले हमें ये तो देखना पड़ेगा इसमें एटम्स कितने हैं। तो अवोगाड्रो का सिंपल फार्मूला तो लगाना पड़ेगा, यहाँ लगा लिया। अब एक एटम में 5 न्यूट्रॉन होते तो इतने एटम में कितने न्यूट्रॉन्स होंगे, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय 5, तो हमें क्या पड़ेगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पता लग जाएंगे। तो न्यूट्रॉन्स आया 3.01 10 की पावर 22, ये भी आंसर है। लेकिन मसला यहाँ पर पता है क्या है, यहाँ पर इन्होंने मोल की सूरत में दिया हुआ है, मोल की सूरत में दिया हुआ है कि इतने मल्टीप्लाई बाय एल करके। तो एल यहाँ पर क्या है, एवोगाड्रोस कांस्टेंट, मतलब दैट इज 6.02 × 10 की पावर 23। तो हमें तो इसकी आदत नहीं है असल में, तो यहाँ पर देखो दीदी एल इक्वल टू एवोगाड्रोस कांस्टेंट 6.0 10 की पावर 23, 6.02 × 10 की पावर 23। अब सारे को नहीं करो आप, ठीक है, जो आंसर आया हुआ है मुझे पता है ये बी का आंसर है, इसको मल्टीप्लाई करो, देखो यही आ जाएगा, आ रहा है ये 6 को 0.05 से करोगे तो वैसे ही है आ रहा है ना। तो उन्होंने एल की सूरत में करके दे दिया, हमने कंप्लीट आंसर यहाँ निकाल दिया, सही है, यही आ रहा है ना। तो वो थोड़ा सा घुमा दिया कि एल इक्वल टू एवोगाड्रो, भाई सिंपल सा डायरेक्ट लिख देता है ये आंसर, क्लियर है। तो क्या तरीका था, सबसे पहले नंबर ऑफ एटम्स निकालें एवोगाड्रोस नंबर से, फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये कैसे पता लगा कि एक एटम में कितना न्यूट्रॉन होता है बेरिलियम के, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, 9 में से 5 4 निकालोगे 5 बचेगा, सिंपल, 9 से पढ़ते हुए कोई नई बात नहीं है, क्लियर है। तो ये हेल्पिंग कॉन्सेप्ट इसके यहाँ पे इसी तरह से निकाला गया। जाना है अमेरिका किसी को, अच्छा, विच ऑफ दीज सैंपल्स ऑफ गैस कंटेन द सेम नंबर ऑफ एटम एज 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। बताइए 4 सैंपल है, सैंपल छोड़े अभी। 1 ग्राम हाइड्रोजन में जितने एटम होते हैं उतने ही एटम इनमें से किसके पास होंगे। पहले सबसे पहला देखो यहाँ पर कहाँ घुमाया, मैं आपको सवाल में दिखा रहा हूँ इस लाइन में। 1 ग्राम हाइड्रोजन में एटम्स कितने होंगे, 1 ग्राम हाइड्रोजन में आपको क्या लगता है कितने एटम होंगे, 6.02 × 10 की पावर 23, नहीं या हाँ देखो मेरी बात सुनो, अब मैं बता रहा हूँ, अगर हम लिखते हैं यहाँ पर 1 मोल ऑफ H2, छोड़ दो अब सवाल ही छोड़ दो, 1 मोल ऑफ H2, इसमें कितने पार्टिकल्स होंगे, ये तो पता है 1 मोल आ गया तो एवोगाड्रो नंबर जितने मास में करते हैं उसको, 1 मोल हाइड्रोजन में कितना ग्राम होगा, जिसका मॉलिक्यूलर मास है, H2 कितना हो जाएगा 2 ग्राम, 2 ग्राम ऑफ H2 में कितने 6.02 10 की पावर 23, सही है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि 1 ग्राम हाइड्रोजन दिया जा रहा है, 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस नहीं दिया जा रहा है। 1 ग्राम अगर हाइड्रोजन गैस दे देता, जैसे 2 ग्राम हाइड्रोजन में इतने हैं, तो 1 ग्राम ऑफ H2 में कितने होंगे 3.01 पावर 23, 1 ग्राम ऑफ H2, तो क्या ये 1 ग्राम ऑफ H2 दिया हुआ है, नहीं, ये 1 ग्राम ऑफ H दिया हुआ है। तो 1 ग्राम ऑफ H के बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, 1 मोल मतलब 1 ग्राम, ठीक है। तो 6.02 10 की पावर 23 होंगे। 1 ग्राम हाइड्रोजन में 6.02 × 10 की पावर 23 एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स नहीं। तभी तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ एटम, एटम पे सर्किल भी किया हुआ है, जो कि हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन गैस नहीं कह रहा। तो एक मोल ऑफ किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल 6.02 10 की पावर 23 होता है, किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल। ये एक एलिमेंट है, इसका 1 मोल 1 ग्राम ही होगा, इसका 1 मोल 1 ग्राम होगा। अगर आप फॉर्मूला भी लगाओगे तो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास से 1/1 = 1। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन 1 मोल होगा और 1 मोल में नंबर ऑफ एटम इतने ही होंगे। लेकिन ये 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस बोल देता है आपको, तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, और कितने होते हैं 3.01 10 की पावर 23। क्यों, चूँकि 1 ग्राम जो है वो 1 मोल नहीं होता, आधा मोल होता है हाइड्रोजन गैस का।
लेकिन ये 1 मोल है क्योंकि ये हाइड्रोजन गैस नहीं है। अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस बोल लेता तो हाफ मोल हो जाता, है ना भाई। तो मतलब इसमें से बताना है 6.02 पावर 23 पार्टिकल्स किस में है, ये नंबर ऑफ एटम्स किस में है। तो ये तो बड़ा आसानी कर दिया भाई, एटम्स बोल दिया तो कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मुझे तो ये लगता है। कार्बन डाइऑक्साइड इसके तो एटम्स होंगे ही नहीं, मीथेन इसके तो एटम होंगे ही नहीं, मॉलिक्यूल होंगे। ओजोन इसके कहाँ होंगे, O3 होता है मॉलिक्यूल। लॉजिक, नियॉन, नियॉन क्या है, एटम होगा ना नियॉन का, तो एनी एटॉमिक स्टेट में है तो इसी के एटम्स होंगे। लेकिन ये तो मैं इसलिए बताया लॉजिक देखकर, अगर बहुत सारी यहाँ पर नाइट्रोजन होता, ऑक्सीजन होता, हीलियम होता, फिर क्या, फिर उस तरह से सॉल्व करना पड़ जाता। बात समझ में आ गई। तो यहाँ इसलिए अंडरलाइन इसको किया कि एटम्स पर गेम है, लेकिन मैंने तरीका भी बता दिया, अगर ऐसा ना हो सबको सॉल्व करना पड़ेगा फिर इन दैट केस। फिर समझ में आ गया। कौन सी वाली ऑप्शंस, फिर से बता रहा हूँ ऑप्शंस वाली बात। अच्छा MD कैट में मैं आपसे अभी रेड स्पॉट मैं आपको सॉल्व खुद करा रहा हूँ हेल्प करके, बाकी जो पेपर्स आएंगे जो MD कैट के पास वो आप खुद सॉल्व कर लेना, ठीक है। फिर मैं आपको छोड़ दूँगा, लेकिन अभी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ना, टाइम वेस्ट होगा अगर मैं आप पर छोड़ दूँगा ये तो, क्योंकि अभी क्या कम से कम आपका माइंड बन रहा है कि एक चीज़ कैसे हो रही है, सॉल्व कैसे हो रही है, या मैं जैसे बता रहा हूँ तो आप लेक्चर समझ जाओ मैं दे रहा हूँ आपको, और कुछ नहीं। अच्छा यहाँ पर क्या मसला देखो, कह रहे नंबर ऑफ एटम्स कि कौन से सैंपल में सेम नंबर ऑफ एटम होंगे जितने 1 ग्राम हाइड्रोजन में होता है। तो एटम्स तो सिर्फ इसके हैं, नियॉन के होंगे, बाकी सब तो मॉलिक्यूल्स होंगे क्योंकि बाकी सब कंपाउंड्स हैं। ऐसा ही आगे बढ़े। 6 से विच स्टेटमेंट अबाउट 1 मोल ऑफ मेटल इज ऑलवेज करेक्ट। 1 मोल मेटल लोगे तो क्या बात हमेशा दुरुस्त रहेगी 100%। नंबर ऑफ मोल, अगर 1 मोल अगर आप मेटल लोगे, कोई भी मेटल ले लोगे, उसके आप इट कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ एटम्स एज 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। सिंपल, पहला वाला ही सही हो गया कि 1 मोल किसी भी चीज़ का 1 मोल लोगे ना, अगर 2 सब्सटेंस के मोल्स अगर सेम है ना तो उसके नंबर ऑफ पार्टिकल सेम होंगे 100%। अगर 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड लोगे, 2 मोल अमोनिया लोगे, तो दोनों के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम निकलेंगे। नंबर ऑफ है ना, अगर 2 चीज़ों का नंबर ऑफ मोल सेम है तो लाजमी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है। और अगर वो दोनों चीज़ें गैसेज हैं तो STP पर दोनों का वॉल्यूम भी सेम है। करने की जरूरत नहीं, करके देख लेना, आएगा सेम ही। क्योंकि फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल का क्या फार्मूला है, तो बस मोल सेम करोगे तो क्या वैल्यू सेम नहीं आएगी। तुम दुनिया के जो चीज़ कंपाउंड लगा दो। वॉल्यूम एट STP का फार्मूला क्या है, तो क्या समझते हो, 2 के नंबर ऑफ मोल सेम हो जाएंगे तो दोनों का वॉल्यूम भी सेम ही आएगा ना। हाँ, लेकिन अगर मासेस सेम हो जाएंगे तो फिर कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि मास की सूरत में नीचे डिवाइड किससे हो जाता है, ये एटॉम, वो सबका अलग होता है। क्लियर है। तो इट कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ एटम एज 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। 1 मोल किसी भी मेटल के अंदर जितने भी एटम्स होंगे वो 1 मोल हाइड्रोजन में भी उतने ही होंगे, बाकी चीज़ें गलत होंगी। मिसाल के तौर पर इट कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ एटम्स एज 1/3 1/12 मोल ऑफ, नहीं, मोल हमेशा अगर 1 है तो इसको भी 1 होगा तो बराबर हो, गलत हो गया। इट हैज़ द सेम मास एज 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। अभी क्या बताया, मासेस में इक्विवेलेंसी नहीं होती है कभी भी। इट इज़ लिबरेटेड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये छोड़ दो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पढ़ा नहीं है अभी, डी ऑप्शन चैप्टर 7। मतलब क्या है, 1 मोल किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल उठा लोगे ना तो 1 मोल के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल फिक्स होते हैं। 1 मोल आपने सोडियम ले लिया तो उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, 6.02 10 की पावर 23, लेकिन इसके एटम्स होंगे इतने। अगर आपने 1 मोल सोडियम के बजाय 1 मोल आपने HCl ले लिया तो उसमें 6.02 पावर 23 क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, वैल्यू उतनी होगी लेकिन वो होंगे मॉलिक्यूल्स। NaC आपने 1 मोल NaCl ले लिया, यार ये बच्चों को 9 क्लास में बताते हैं सब कॉन्सेप्ट, कितने 6.02 पावर 23, वैल्यू सेम होगी लेकिन होंगे क्रिस्टल्स या फॉर्मूला यूनिट्स होंगे। ठीक है, अगर आपने 1 मोल ले लिया SO4 सल्फेट आइन, 1 मोल सल्फेट आइन ले लिया, 6.02 पावर 23 होगा, लेकिन क्या होगा, आइंस होंगे। बात समझ में आ रही है। तो मोल सेम होंगे। अब आप बोलो नहीं सर सोडियम में अगर पोटेशियम हो जाए तो क्या चेंज हो जाएगा, कहाँ से चेंज होगा भाई। जब बात होगी 1 मोल एलिमेंट का इतना ही एटम होता है। एवोगाड्रो की स्टेटमेंट यही है कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन्स फिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल दैट इज 6.02 पावर 23। इसमें भी 6.02 पावर 23 एटम्स होंगे और इसके भी तो इतने ही होंगे 1 मोल हाइड्रोजन एटम के। नहीं समझ में आई बात, इतना आप खून जला के समझोगे तो क्या काम मेरा। ठीक है, नीचे ये पूरा लिखा हुआ भी है स्टेटमेंट क्या क्यों है। ठीक है, वही चीज़ थोड़ा जल्दी समझ लो यार। क्वेश्चन 7, हाउ मेनी एटम्स ऑफ कार्बन आर प्रेजेंट इन 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। लॉजिकल सॉल्व करना है, कोई ज़रूरत नहीं है कि बिला वजह टेंशन लेने की। 180 ग्राम होता है 1 मोल, 180 ग्राम होता है 1 मोल। अच्छा, क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी ग्राम ऑफ एटम आर प्रेजेंट इन 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। 180 ग्राम होता है 1 मोल, सही है, क्योंकि इसका निकलेगा 180 ग्राम AMU, उसका 180 AMU निकल जाएगा।
और 1 मोल का मास आ जाएगा 180 ग्राम। ठीक है, 18 का कितना हो जाएगा 18 ग्राम। ऐसा ही है, अगर इसका 180 ग्राम अगर आप लोगे तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, इतने ही होंगे, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे ग्लूकोज के, क्योंकि ये 1 मोल है। आँख चाहिए देखने के लिए 1 मोल इसको। सर 1 मोल सर 180 ग्राम लिखा 1 मोल, तो अरे तो अल्लाह के बंदे 180 ग्राम इसका MFM है, अगर MFM ही लिख दिया तो 1 मोल ही है। नहीं समझ में आया सर, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मास इंटू नंबर ऑफ मोल बराबर किसके होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास के ना, है ना भाई। मास पर अच्छा यहाँ पर अब क्या है, मास कितना है 180 ग्राम डिवाइड बाय AMU कितना निकलेगा इसका 180, तो 1 निकला कि नहीं निकला। तो 1 मोल ऑफ इसमें मास कितना आएगा, जो उसका MFM होता है वही मास उठ के आ जाता है, चूँकि कट जाता है सेम नंबर से, है ना भाई। डायरेक्ट देख के पता होना चाहिए, आँख चाहिए देखने के लिए, वही मैं कह रहा हूँ उसको कि ये 1 मोल ही लिखा है मैंने, करके देखना, तो ये कर दिया, देखो 1 मोल आया। तो ये 1 मोल है 180 ग्राम और उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इतने हैं। अगर हम कहें कि ये 18 ग्राम है तो 0.1 मोल हो गया, ये बिना कैलकुलेशन के 0.1 मोल हो गया, ये 18 10 से डिवाइड हुआ भाई, तो ये क्या हो जाएगा 6.02 10 की पावर 23 के बजाय क्या हो जाएगा 22 मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। एक पावर कम कर देंगे, अगर 1.8 हो जाएगा तो एक पावर और कम कर देंगे, ऐसा ही है। इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं 18 ग्राम किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर। आपसे क्या पूछ रहा है, 18 ग्राम ग्लूकोज के अंदर कार्बन एटम्स कितने हैं, तो कार्बन एटम्स के लिए क्या एक ग्लूकोज में कितने हैं 6, तो किससे 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आ जाएगा 6 6 12 करके कुछ करो, सॉल्व करो उसको, बता दो कुछ भी 1 न करो सॉल्व, 6 6 6 36 सॉरी 12 नहीं, कुछ इसमें से कुछ आएगा, करो सॉल्व करो जल्दी करो। क्या आ रहा है BS D A आ रहा है, जो भी आ रहा है बताओ। 6.02 10 की पावर 22 मल्टीप्लाई बाय 6, व्हाट्स द आंसर, D आ रहा है, चेक कर लो दोबारा, D आ रहा है। तो हमने क्या किया सर B आ रहा है, आ रहे छोड़ दो। थ्री 3.6 इंटू 10 की पावर 23 B आ रहा है, सही है। तो बेटा क्या किया, हमसे पूछा कि भाई 18 ग्राम ग्लूकोज के अंदर कार्बन के आइटम कितने हैं, तो 18 ग्राम ग्लूकोज होता है 0.1 मोल, और 0.1 को उनके अंदर टोटल मॉलिक्यूल्स होता है 6.02 10 की पावर 22, और ये टोटल मॉलिक्यूल्स हैं, और एक मॉलिक्यूल में कितने आइटम है कार्बन के 6, तो इसको हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो B आंसर आ गया। बात समझ में आ गई, नहीं समझ में अगर आई आगे पक्का नीचे ये सॉल्यूशन क्या है, नीचे घर में आके छाप लेना इसको, ठीक है, वही चीज़ है भाई, और क्या है। मतलब बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करो यार, मतलब आप रिस्पॉन्स करो। आठवां, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबस्शन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ 5 cm³ ऑफ मीथेन एंड 5 cm³ ऑफ इथेन। 5 cm³ मीथेन का और 5 cm³ इथेन का दोनों को जलाया जा रहा है, यहाँ कंबस्शन लिख दिया, जला रहे हैं, तो बताएं क्या कितना ऑक्सीजन क्या वॉल्यूम रिक्वायर होगा। अच्छा, यहाँ पर दो चीज़ों को जलाया जा रहा है अलग अलग, एक साथ नहीं जला रहे, तो दो अलग अलग इक्वेशंस हैं हमारे पास। मीथेन को जलाया, अब जलाने पर आप सब जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होगा, ठीक है, तो हाइड्रोजन 4 यहाँ पर 2 लगा लिया और ऑक्सीजन यहाँ पर 2 लगा लिया, हो गया बैलेंस। अब इथीन है, ये इथेन नहीं है, C2H4 है। इथीन को जलाते हैं, जब भी जलेगा ये तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही बनेगा, बैलेंस कर लेते हैं। 2 हाइड्रोजन 4 तो 2 हो गया यहाँ पर, ऑक्सीजन 2 और यहाँ 4 + 6 3। हाँ जी, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, रिलेशनशिप क्या है, दोनों के cm³ दिए गए हैं। वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप जिसको हम मास मास रिलेशनशिप के लिहाज से भी देख सकते हैं, सॉरी मोल मोल रिलेशनशिप के लिहाज से भी देख सकते हैं। तो बेटा मीथेन और ऑक्सीजन के रिलेशन है, इथीन और ऑक्सीजन के रिलेशन है, समझना है। तो एक जो कितना बन रहा है 2, तो बच्चों 5 से कितना बनेगा 10 बनेगा, 10 इसका हो गया, 10 तो यहाँ चाहिए आपको। 1 से बन रहा है 3, तो 5 से कितना बनेगा 15 बनेगा, 15 ये रहा और ये 10, 15 और 10 25 25, डी ऑप्शन, ठीक है, सिंपल है ना, विदाउट कैलकुलेशन, विदाउट कैलकुलेटर हो गया ये। तो दोनों के बताया क्या कि दोनों को जलाया जा रहा है
तो दोनों के ऐसा टोटल वॉल्यूम ऑक्सीजन का कितना रिक्वायर होगा, तो इसको रिक्वायर होगा 10 मोल, इसको रिक्वायर होगा 10 cm3, इसको रिक्वायर होगा 15 cm3, दोनों को ऐड कर दिया। रेशो मेथड डायरेक्टली अप्लाई किया मैंने, है ना भाई। यही काम फर्स्ट टाइम में करते थे, तो वो फ्रॉम क्वेश्चन, फ्रॉम इक्वेशन सब लिखते थे ना। समझ में आया सबको? सॉल्यूशन गिरा, ठीक है, यही चीज़ सॉल्व हुई जो यहाँ मैंने सॉल्व किया, ठीक है। अरे यार पहले सॉल्यूशन आ गया, गलत बात, चलो छोड़ दो, सॉल्यूशन नहीं देखना, अरे छुपाना नहीं है, तुम क्या करो। अ सब्सटेंस एक्स वाज फाउंड टू कंटेन इतना कार्बन, इतना हाइड्रोजन, इतना ऑक्सीजन, परसेंटेज दे दिए गए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की। एम्पिरिकल फार्मूला बताना है, परसेंटेज। अच्छा याद रखना है कि हमेशा मॉलिक्यूलर फार्मूला वाले न्यूमेरिकल में मैंने बताया था, स्टेप कभी भी परसेंटेज निकालने के लिए आपसे नहीं कहते हैं, मतलब इतने शुरू से नहीं लेकर जाते हैं क्योंकि वो बहुत लंबा हो जाता है। परसेंटेज दे देते हैं और वहाँ से एम्पिरिकल फार्मूला तक या तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तक पहुँचाना होता है। और परसेंटेज से अगर आपको एम्पिरिकल फार्मूला तक पहुँचना है तो पहले सबसे पहले क्या मालूम होगा, मोल रेशो, फिर सिंपलेस्ट मोल रेशो। सिंपलेस्ट मोल रेशो आ गया तो एम्पिरिकल फार्मूला आ गया। मोल रेशो का फार्मूला डिवाइड परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक मास। कार्बन के निकालेंगे तो 72 डिवाइड बाय 12। अच्छा हाइड्रोजन का निकालेंगे तो 12 डिवाइड बाय 1। ऑक्सीजन का तो 16 डिवाइड बाय 16। ये 1 आ गया, ये तो 1 ही है। और 12 के टेबल में 72 कैसा आता है बताओ? 6 से। तो ये आ गया हमारे पास कार्बन का 6, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 1। 12 होगा, सॉरी 12 होगा, सही है, क्लियर है। चलो जागे हुए हो। अच्छा अब क्या है कि सिंपलेस्ट मोल रेशो निकालना है। कार्बन हाइड्रोजन सिंपलेस्ट मोल रेशो के लिए क्या, मोल रेशो डिवाइड बाय लीस्ट मोल रेशो। तो 6 डिवाइड बाय 1 सही है, तो वही आ गया ना, 12 डिवाइड बाय 1 और 1 डिवाइड बाय 1। C6H12 और O1, सी ऑप्शन सही है। ये बहुत बेसिक है, इसमें कोई नहीं है, तो सिंध बोर्ड में भी है, लेकिन हमारे यहाँ न्यूमेरिकल्स में आता है। ये MCQs के लिए थोड़ा सा लॉन्ग होता है, किसके लिए, सिर्फ इंटर के एग्जाम्स के लिए। एप्टीट्यूड में तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स भी होते हैं सवाल में। समझ में आ गया सबको कैसे बना? ये सॉल्यूशन यहाँ पर भी मौजूद है, ठीक है। पर पहले निकाला मोल रेशो, फिर निकाला सिंपलेस्ट मोल रेशो। 11। अच्छा देखो बच्चे, मेडिकल के एंट्री टेस्ट में बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दे देते हैं। पास पेपर में देखा होगा, मैंने भी देखा, आपने भी देखा होगा, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर देते हैं। तो इस वाले एक MCQ मैंने जानबूझ के डाल दिया, मैं स्किप करना चाह रहा था, मेरे बोला नहीं यार अच्छा है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा बच्चों को। एक स्ट्रक्चर है यहाँ पर, एक कंपाउंड है, ये इज़ अ डीजल फ्यूल एडिटिव विच रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ सूट फॉर्म्ड व्हेन द फ्यूल बर्न्स। डीजल के अंदर इस कंपाउंड को डाला जाता है ताकि जब डीजल जले तो काला धुआं उससे कम निकले। या कोई भी कंपाउंड है XYZ। हाउ मैनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस आर नीडेड टू कम्प्लीटली बर्न 1 मोल ऑफ कंपाउंड G। 1 मोल इस कंपाउंड को जलाने के लिए कितने मोल ऑक्सीजन चाहिए होंगे? तो सबसे पहले तो इस कंपाउंड का फार्मूला निकालना पड़ेगा। ये तो आपको कहीं नहीं दिख रहा है, ये तो डंडियाँ दिख रही हैं अलग अलग जिगजैग में। देखो हर किनारे पर देखो, हर जो आपको कॉर्नर मिल रहा है, हर कॉर्नर पर जहाँ कुछ नहीं लिखा वहाँ पर एक कार्बन है। 1 कार्बन, यहाँ कार्बन दिख गए, सारे कार्बन लगा दिए मैंने, ठीक है बच्चों। यहाँ पे भी कार्बन लग गया। और हर कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी करनी है। अच्छा यहाँ 4 पहले से पूरी है, यहाँ 4 पूरी हो गई, यहाँ 4 पूरी हो गई, यहाँ 4 पहले से पूरी है वैलेंसी, यहाँ 4 पूरी हो गई और यहाँ 4 हो गई, क्लियर है। और जहाँ कुछ नहीं लगा वहाँ पर क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ये बड़ी क्लास में ना यूनिवर्सिटी लेवल पे तो बहुत मिलेगा आपको बॉन्ड लाइन। वहाँ ऐसे बनाते हैं, वहाँ ना प्रोपेन बना, मतलब इस तरह से अगर आपको प्रोपेन बनाना यूँ बना देंगे, है ना, इस तरह से आइसोब्यूटेन बनाना यूँ कर देंगे, आइसोब्यूटेन बन गए। ये देखोगे बड़ी क्लासों में, कोई किताबों में ना इस तरह से बना होता है, इंटरनेट पे कभी इस तरह से बना होता है। चलो छोड़ दो, हाँ सिंध बोर्ड में हमारे नहीं होता ये, ठीक है, कहीं नहीं है। फॉर्मूला निकालते हैं। कार्बन कितने हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6 7। हाइड्रोजन कितने हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऑक्सीजन कितने हैं टोटल? 1 2 3, 3 है भाई, जला दिया इसको, क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, और क्योंकि है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ही ना, है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब बैलेंस करना है, 7 कार्बन 7 लगा दिया, हाइड्रोजन 12 तो क्या कर दिया भाई 6 लगा दिया। अच्छा ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है? 7 2 14, 14 और 6 कितना हो गया? 20।
यहाँ पर 3 पहले से, कितना लगाना होगा यहाँ पर? 20 करना है ना, 7 2 14, 8 2 16, नहीं हो सकेगा और नंबर है ना, तो फिर 17/2, 17 और 3 20 हो गए। तो 1 मोल से डायरेक्ट पता लग रहा है यहाँ पर हमें, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस आर नीडेड टू कम्प्लीटली बर्न 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल जी। 1 मोल मॉलिक्यूल इसको जलाने के लिए कितना मोल ऑक्सीजन चाहिए? 17 डिवाइड बाई 2 करो बच्चे, 8.25, 8.5। अरे यार देखना तो, 17 डिवाइड बाई 2, अरे 8.5 यार, क्या परेशान, 8 ये रहा, सही है। तो था टिपिकल एमसीक्यू था, कैसा घुमाया, मतलब स्ट्रक्चर दिया और इसमें पहले हमने क्या किया, सबसे पहले स्ट्रक्चर में चेक किया कार्बन हाइड्रोजन, देन उससे फार्मूला बनाया, जलाया उसको, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में, और पता लग गया कि 1 मोल से 8.5 निकल रहा है। क्लियर है? 1 मोल को कितनी ज़रूरत है? 8.5 मोल ऑक्सीजन की। समझ में आया सबको कैसे हुआ? यही चीज़ अगर डायरेक्ट आ जाए ना पेपर में तो सब के हवाइयाँ उड़ जाएँ, ये क्या हो गया, जाहिर सी बात है ना। लेकिन आपको जब आप देख लोगे ना एक बार, तो इंशाल्लाह जब पेपर में मुश्किल एमसीक्यूज आ गए, इस तरह का भी आ गया एमटी कैट के अंदर, आप डरोगे तो नहीं ना, कम से कम। किसान ने तो बता ही नहीं था ऐसा भी एमसीक्यूज हो सकता है। तो लास्ट ईयर आया था बॉन्ड लाइन वाला, बहुत बच्चे परेशान थे, ये क्या बना हुआ डंडी ऐसे करके। तो हमारे यहाँ बच्चे सीन बोर्ड पढ़ के चले गए थे, CCCHHC, तो कुछ भी नहीं था ऐसा। तो वही इसके सॉल्यूशन। अच्छा 12 है, ये आसान है बड़ा, ठीक है। 12 सब बच्चे बता सकते हैं। सेल्फ इग्नाइटिंग फ्लेयर्स कंटेन Mg3P2, कोई क्या नाम होगा इस कंपाउंड का? मैग्नीशियम फॉस्फाइड। विथ वाटर दिस प्रोड्यूसेस डाइफॉस्फेट P2, डाइफॉस्फेन P2,4 विच इज स्पॉन्टेनियसली फ्लेमेबल इन एयर। छोड़ दो ये सब। विच इक्वेशन दैट इंक्लूड्स द फॉर्मेशन ऑफ डाइफॉस्फेन इज बैलेंस्ड। बस आपको बता रहे इस चारों में से कौन सी इक्वेशन बैलेंस हुई है सही से, कौन सी इक्वेशन कह रहे हैं कि बैलेंस है सही? 3 मैग्नीशियम 2 फॉस्फोरस 12 हाइड्रोजन 3 to the 6 और 4 10, नहीं कट गया। बी 3 मैग्नीशियम 2 फॉस्फोरस हाइड्रोजन 12 हाइड्रोजन 3 to the 6 + 4 10 + 2 12, सही है। ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन 3 to the 6, ये बैलेंस है। बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। इतना आसान भी हो सकता है एमसीक्यूज होने में तो, लेकिन वो शुरू में आप कहानी सुना रहे हैं, कहानियों में नहीं फंसना है। ये क्या कंपाउंड है, क्या काम आता है, वो सीख लेंगे इंडस्ट्री में जाकर। छोड़ दो, अभी बताओ सवाल क्या है। सवाल ये, ठीक है। तो कभी कभार इस तरह के एमसीक्यूज में आपको वर्डिंग में उलझाया जाएगा, तो उसमें उलझना नहीं, अब डायरेक्ट देखें। 13 हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1 cm³ ऑफ ऑक्सीजन गैस अंडर रूम कंडीशन। 1 cm³ या 1 ml ऑक्सीजन गैस है, रूम कंडीशन पे उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? अच्छा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके पास डायरेक्ट नहीं निकल सकते, तो पहले तो उसके मोल निकालने पड़ेंगे, उसमें मोल कितना होगा, ठीक है। तो वॉल्यूम बराबर हो गया नंबर ऑफ मोल्स इनटू रूम कंडीशन पे कितना dm³, 24 dm³। तो वॉल्यूम है 1 cm³। तो अब क्या करें इसको, 1 डिवाइड बाई 1000 कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 0.001 इक्वल टू n इंटू 24, सही है। तो n इक्वल टू 0.001 अपॉन 24, n कितना आ गया, पॉइंट लगाओ 0 लगाओ, हो जाएगा, जल्दी बताओ, -3 मोल। नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है तो कैसे आएगा, मोल इंटू एवोगाड्रो, चूँकि आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ रहा ना भाई। नंबर ऑफ मोल हो गया 1.24 10 की पावर -3, और एवोगाड्रो कितना हो गया 6.02 पावर 23। हाँ बच्चों, अब इसमें क्या करना है, चारों में भी क्या दिया हुआ है, एक्सप्रेशन की सूरत में दिया हुआ है। हम इनको सॉल्व करके इससे रिलेवेंट जो आंसर आ जाएगा उसको टिक कर देंगे, बस समझ आ रही। अच्छा, यहाँ पर उन्होंने डायरेक्टली ऐड करके अगर देखा जाए ना, दोनों फार्मूले को मिलाकर उन्होंने एक एक्सप्रेशन बना दिया। हमें इतना परेशान नहीं होना है, वैसे ही बहुत टेंशन ज़िंदगी में हमारे है, तो हम क्या करेंगे कि ये जो आंसर आ जाएगा इनको सॉल्व करके कोई एक आंसर तो होगा, लाजमी होगा, ठीक है, परेशान नहीं होना। तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अरे क्या होगा, 4.16 यहाँ ये गलत आ रहा है, ये गलत आ रहा है। 4 पॉइंट एक्सपोनेंट, मतलब मेथड समझ में आ गया ना, कैलकुलेशन हो जाएगी, फिलहाल इसका मसला नहीं है, ठीक है। रेड स्पॉट के एमसीक्यूज में आप बस मेथड देखेंगे किस तरह किया जा रहा है इसको। सवाल में पूछा क्या है ये समझ में आना चाहिए। अगर यहाँ आपको समझ में आ गया तो इंशाल्लाह एमडी कैट इजीली भी सॉल्व करेंगे। 14th क्वेश्चन है, सोडियम अजाइड
NaN3 कोई कंपाउंड है, कहानी सुना रहे, कहानी सुन लो, कोई सुनता नहीं है इनकी, आप सुन लो। सोडियम आयोडाइड NaN3 इज मेड फॉर यूज इन कार एयरबैग्स, कार के एयरबैग के अंदर लगाते हैं स्पोर्ट्स कार वगैरह में। व्हेन दिस कंपाउंड इज हीटेड टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड, जब 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये गर्म होता है, इट रैपिडली डिकम्पोजेज इनटू एलिमेंट्स। तो सोडियम क्या होता है अपने एलिमेंट में ब्रेक हो जाता है, सोडियम अलग हो जाता है, नाइट्रोजन अलग हो जाता है। यही नाइट्रोजन गैस बैग की सूरत में बाहर निकलती है सामने से, तो एक्सीडेंट के वक्त जो क्रैश होने वाला होता है, सर लगने वाला होता है, वो सर बच जाता है, कभी देखा होगा। तो वो सोडियम अजाइड एक कंपाउंड होता है जो सामने होता है कार के, ठीक है, उसके अंदर पूरा मैकेनिज्म होता है स्पोर्ट्स कार वगैरह में, ताकि टक्कर लगे तो इंसान की जान को नुकसान ना हो। कहानी सुना रहते हैं, ज़रूरत नहीं है, ज़िंदगी पड़ी है कहानी सुनने के लिए। विच अगेरा सवाल यहाँ से शुरू हो रहा, विच वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर वुड बी प्रोड्यूस्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम आयोडाइड। कह रहे कितना वॉल्यूम गैस का प्रोड्यूस होगा रूम टेम्परेचर प्रेशर में, RTP में, बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम आयोडाइड। सोडियम आयोडाइड NaN3 है, कहाँ जगह बच्चे, यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है। डिकम्पोजिशन कर दें इसकी, क्या बोले, डिकम्पोज हो जाता है ना, ये डिकम्पोजिशन के लिए इक्वेशन की नीड नहीं है, Na प्लस N2, सही है बच्चों। सोडियम 1 और ये 3, तो यहाँ पर 3 लगाया और यहाँ पर 2 लगाया, यहाँ पर 2, बैलेंस है। क्या करें, 1 मोल से RTP पर कितना वॉल्यूम बन रहा है देख लेते हैं। 2 मोल NaN3, अच्छा यहाँ पर कह रहे हैं गैस पूछ रहा है, दोनों में से गैस कौन सी है, ये कट गया, यही रहेगा। 2 से कितना बन रहा है भाई, 3 बन रहा है, तो 1 से कितना बनेगा, डायरेक्ट बता दो, 1.5 बनेगा। 1.5 मोल, तो नंबर ऑफ मोल आ गया 1.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन, 1.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन। पूछा क्या तुमसे, क्या बताना है, वॉल्यूम ऑफ गैस एट RTP। वॉल्यूम का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल इंटू क्या, 22.41, नहीं 24, चूँकि ये RTP है, रूम टेम्परेचर है, तो N आ गया 1.5 इंटू 24, क्या आ गया 36, बी ऑप्शन करेक्ट। क्लियर, समझ में आया कैसे बना सबको। 15 है, a mixture of 10 cm³ of methane and 10 cm³ of ethane was sparked with an excess of oxygen। 10 cm³ मीथेन, ठीक है, 10 cm³ मीथेन और 10 cm³ ईथेन। मीथेन मतलब CH4 और ईथेन मतलब C2H6। इसको ऑक्सीजन के साथ उसके रिएक्शन कराया, मतलब जलाया जा रहा है रूम टेम्परेचर। आफ्टर कूलिंग टू रूम टेम्परेचर द रेजिडुअल गैस वाज पास थ्रू एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। व्हाट वॉल्यूम ऑफ गैस वाज एब्जॉर्ब्ड बाय द अल्कली। यहाँ पर कह रहे हैं रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, ठीक है, ओके। और CM³ पे सारी चीज़ें चल रही हैं और वॉल्यूम गिवन है। सबसे पहले तो हमें दोनों की कंबस्शन इक्वेशन बनानी पड़ेगी। मीथेन की कंबस्शन करेंगे तो ये तो इससे पहले कई बार अभी कर चुके हैं आज ही, 2 और यहाँ पर 2 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा। मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, हर दिमाग ख़राब हो गया मेरा। कार्बन है, कार्बन एक, हाइड्रोजन 4, यहाँ 2 आ गया और यहाँ 2 आएगा ना, सही सही सही। इथेन की कंबस्शन C2H6, नीचे कर दे थोड़ी, C2H6 कंबस्शन कर रहे हैं, CO2 प्लस H2O, कार्बन 2 आ गया, हाइड्रोजन 6, 3 आ गया, 3 2 5, नहीं 3 2 2 4, नहीं 4 और 3 7, 7/2 सिंपल कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 हो गया, ये 7 हो गया, ये 4 हो गया और ये 6 हो गया। बैलेंस है, अभी भी बैलेंस है, 7 2 14, तो 8 एंड 6 14, सही। अच्छा 10 CM³ मीथेन का भी लिया गया, 10 CM³ इसका भी लिया गया। और इसमें क्या कह रहे हैं कि इससे कौन सी गैस, व्हाट वॉल्यूम ऑफ गैस वाज एब्जॉर्ब्ड बाय द अल्कली। तो गैस कौन सी बन रही है इन दोनों में से, CO2 ही गैस बन रही है ना, वाटर तो लिक्विड है। अब CO2 गैस का वॉल्यूम बताना है। अच्छा दोनों के वॉल्यूम निकलेंगे, दोनों के वॉल्यूम निकलेंगे और वॉल्यूम निकलने के बाद ऐड कर देंगे, क्योंकि 2 एक साथ इक्वेशंस आ रही हैं। तो सबसे मास वॉल्यूम रिलेशनशिप लगेगी, वॉल्यूम लगेगी, मोल है उसी को CM³ मान लेते हैं, ठीक है। 1 CM³ से कितना बन रहा है, यही भी 1 CM³ ही बन रहा है। 10 CM³ से कितना बनेगा, 10 CM³, बात ख़त्म। पहला 2 CM³ से कितना बन रहा है भाई, 4 CM³, तो 10 CM³ से कितना बनेगा, 20।
2 से 4 या 10 से, सही तो कह रहा, 20 20 और 10 कितना हो गया 30 30 CM क्यूब। बात समझ में आई कैसे बना ये वाला? कह रहे थे कि 2 गैसेस लिए हैं, दोनों को जलाया, दोनों के 10-10 CM क्यूब लिए, उससे गैस बनी है। बताओ गैस का टोटल वॉल्यूम कितना था? तो दोनों की गैसेस देख लें, कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निकाला, दोनों को ऐड करके 30 डाल दिया। क्लियर है? वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप डायरेक्ट इसी तरह करते हैं, जो मोल होता है उसी को वॉल्यूम सपोज कर लेते हैं, उसको चाहे DM क्यूब में का, उसको चाहे CM क्यूब में करो, फर्क नहीं है, बात एक ही पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये सोल्यूशन यहाँ मौजूद है। 16 है, ये अभी सोडियम अजाइड वाला सवाल दोबारा से आ रहा है, जो अभी किया था वो जो कार वाला। कह रहे हैं कि मोस्ट मॉडर्न कार्स आर फिटेड विथ एयर बैग्स, ज़्यादातर एयर बैग होते हैं जो मॉडर्न कार्स आती हैं। दीज वर्क बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम अजाइड टू लिबरेट ऑफ नाइट्रोजन गैस विच इन्फ्लेट्स द बैग, जैसे बैग में हवा भर जाता है। सुन ली कहानी, मजा आया? आगे कहते हैं ये सोडियम अजाइड है, इसी इक्वेशन हमने इक्वेशन इससे पहले बनाई थी, ये बनाई दी थी, एहसान किया हम पर। A typical driver's airbag contain 50 ग्राम ऑफ सोडियम अजाइड। नॉर्मली 50 ग्राम तक होता है सोडियम अजाइड हर कार के अंदर, एयरबैग के अंदर। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन दिस विल प्रोड्यूस एट रूम टेम्परेचर। बताओ कितना वॉल्यूम रूम टेम्परेचर पे ये बना सकता है, किसका? नाइट्रोजन का। सिंपल है, मोल पहले निकाल लेते हैं। 2 मोल सोडियम अजाइड कितना नाइट्रोजन बना रहा है? 3 मोल, 2:3। अच्छा, ये मसला है यहाँ पर मास 50 ग्राम। तो पहले क्या करेंगे, बहुत तरीके, 2 तरीके हैं सॉल्व करने के, आपको जो मर्जी लगे। पहले इसको आप या तो वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लो, या पहले आप मास निकाल के वॉल्यूम बना लो। मास निकाल के वॉल्यूम बना लेते हैं तो ज़्यादा इजी हो जाएगा मेरे लिहाज से। अगर मास रिलेशनशिप लगा के पहले ये देख लेते हैं कि चूँकि 50 ग्राम सोडियम अजाइड का दिया हुआ है ना बच्चों, तो मास दिया हुआ है, मास से मास ही डायरेक्ट निकलता है, मास से वॉल्यूम डायरेक्ट नहीं, कोई नहीं निकाल सकता, कन्वर्जन करनी पड़ती है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो मास दिया हुआ है, वॉल्यूम पूछा, तो मास निकालेंगे यार, 23 यहाँ हो गया और 14 × 3 यहाँ हो गया, और 2 से मल्टीप्लाई करो उसको, कितना हुआ? मॉलिक्यूलर मास निकालो, 130 ग्राम। कितना बना रहे नाइट्रोजन? 28 × 3 84 ग्राम। तो बच्चों कितना पूछा, कितना? 50 ग्राम कितना बनाएगा? x ग्राम बनाएगा। लगा लेते हैं रेशो मेथड। 130/84 = 50 to what? x। 130/84 = 50/x। तो 130x = 50 × 84, x = 50 × 84 डिवाइड बाय 130। x बराबर किसके हो गया? 32.3 DM क्यूब। जीरो की ज़रूरत नहीं है, ठीक है बच्चों। अच्छा, ये आया, सॉरी DM क्यूब नहीं, ग्राम में आएगा। वॉल्यूम का फार्मूला मास अपॉन मोलर मास इनटू 24 RTP है ना, रूम टेम्परेचर 24, मास हो गया 32.3, नाइट्रोजन है N2 28। तो क्या फिर यहाँ से पूरा 3 N2 नहीं लिखते हैं? जब फॉर्मूला लगा रहे होते हैं, आप सब जानते हैं, जब नॉर्मल जो N2 का मॉलिक्यूलर मास होता है वही आता है। 28 × 24 कितना आया? 27.7। सी ऑप्शन करें। समझ में आया? कितना वर्कआउट करा रहे हैं फॉर्मूले में, रेड स्पॉट पे देखो, मतलब इधर उधर घुमा फिरा के न्यूमेरिकल हर तरह के सॉल्व करवा रहे हैं ताकि कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए। रट्टा नहीं हो सकता इसके अंदर पर, कि आप याद कर लें। हाँ, टूल्स हैं न्यूमेरिकल्स, फॉर्मूलेस टूल्स हैं। शुरू के 2 क्लास इसी पर थी। अगर कोई जैसे एक बच्चों ने नहीं ले सके, फिर मैंने बोला था रिकॉर्डेड वीडियोज़ है, मैंने सेंड भी किया था एक बार कि भाई ये वीडियो वॉच करना है। 2 लेक्चर्स हैं, लेक्चर 1 लेक्चर 2, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर। एक क्लास थी ऑफ, 2 लेक्चर्स है, लेक्चर 1 लेक्चर 2। अगर नहीं है तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है बेसिक टॉपिक्स। दोनों को थोड़ा बोर भी हो रहते हैं बच्चे, सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, मोल क्या होता है, वो गाटो नंबर। डायरेक्ट आइए ना, तो आ जाओ न्यूमेरिकल पे डायरेक्ट। पहले कॉन्सेप्ट बनाना पड़ता है ना, उस वक्त बच्चे नहीं सुन रहे होते कॉन्सेप्ट बनाते हुए। अब यहाँ पर आ गए तो कैसे परेशानी हो रही है? कॉन्सेप्ट ज़रूरी है। मैं यहाँ पर 3 स्टार नहीं लगा सकता इंटर की तरह, ये आएगा बेटा टेस्ट में इस बार, कोई नहीं लगा सकता। आप गैस पेपर नहीं निकाल सकते MD कैट के, निकालो गैस पेपर। इंटर का तो बड़ा निकलता था, बताओ NED का गैस पेपर निकला है, इस साल टेस्ट में ये सवाल आएंगे, निकालो भाई। अरे NED का तो सिलेबस दिखा दो तुम मुझे, कौन सा सिलेबस है? कोई सिलेबस रिकमेंड हुआ? PMC ने तो चलो फिर भी सिलेबस डाल दिया कि फिजिक्स के 11 चैप्टर कर लो। आप यही NED दिखाओ, NED बोलता फिजिक्स का सारा करो, ऐसा ही है। कितने हो गए? 16 हो गए, 3 और बाकी हैं, 17। उसके बाद आपकी बारी शुरू हो जाएगी, ठीक है, मेरी बारी ख़त्म हो जाएगी।
कह रहे हैं बर्निंग सोडियम रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस सोडियम कार्बोनेट एंड कार्बन ओनली। सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन करता है, सोडियम कार्बोनेट और कार्बन बनाता है। सॉरी, सही इक्वेशन दे दिए। इफ ऑल द इतना डीएम क्यूब कार्बन डाइऑक्साइड measured at STP produced by each person in a air could be reacted with sodium, what would be the mass in gram of sodium carbonate produced? देखो यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम दिया हुआ है किसका, इसका वॉल्यूम दे दिया आपको इतना, और बताना है कि इससे सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड का दिया हुआ, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है, और इससे क्या बताना है कि सोडियम कार्बोनेट का मास इन ग्राम कितना प्रोड्यूस होगा। वॉल्यूम देकर मास पूछ रहे हैं, वॉल्यूम देकर मास पूछ रहे हैं, तो उसका एक तरीका तो ये होगा कि वॉल्यूम लगा लो पहले और फिर मास में कन्वर्जन कर लो, हो जाएगा ये काम खुद ही। मैं नहीं सॉल्व करूँ उसको, वैल्यूज़ यार पावर आवर मेरे सॉल्व करना पड़ेगा, हो जाएगा ना ये काम। देखो वॉल्यूम दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड का और मास पूछ रहा है सोडियम कार्बोनेट का, और किस पर पूछ रहा है, आरटीपी पर क्या एसटीपी पर पूछ रहा है, तो 22.41 वाला काम होगा कन्वर्जन के वक्त, हो जाएगा ना ये काम। ठीक है, तो बेटा खुद कर लेना इस वाले को, कोई इसमें कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा, नहीं समझ में आया तो ये सोल्यूशन यहाँ से देख लेना, थोड़ा हेल्प मिल जाएगा कैसे हो रहा है। ठीक है, लेकिन पहले नहीं देखना, पहले खुद सॉल्व कर लेना। तो क्या मैं चाह रहा हूँ बस ख़त्म हो जाए, काफ़ी रेड स्पॉट हो गया। 18 है, सिंस 1850, ये आसान सवाल है, बड़ा 1 मिनट में हो जाएगा। सवाल इतना लंबा लिखा हुआ है, जवाब में कुछ नहीं है, कहानी सुनो सिर्फ। सिंस 1850 मोस्ट बुक्स हैव बीन प्रिंटेड ऑन एसिडिक पेपर विच इवेंचुअली बिकम्स ब्रिटल एंड डिसइंटीग्रेट्स। These books can be prepared by treatment with diethyl zinc paper, ये फॉर्मूला आ गया, which reacts both with acid reduced and also with a small amount of water retained in the paper. Diethyl zinc reacts with acid to give ethane। बस ये सवाल ये है इतना, वो पूरी कहानी थी। ये क्वेश्चन दी हुई है और कह रहे हैं which products are likely to result from the reaction of diethyl zinc with water। अगर डाईइथाइल जिंक का रिएक्शन हैलोजन एसिड से किया जाता है तो ये जिंक हलाइड बनता है और इथेन बनता है। कह रहे हैं कि अगर इसकी जगह पर अगर हम वाटर ले लें तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। बहुत सिंपल, इसकी जगह पर वाटर ले लें, वाटर मतलब HOH। इतनी ऑर्गेनिक तो पढ़े हमें पता ही है, H प्लस होता है OH माइनस होता है। यहाँ पर जिंक प्लस होगा, ये माइनस होगा, सॉरी यहाँ पर C2H5 H से मिलेगा और यहाँ जिंक हाइड्रोक्साइड और इथेन बन जाएगा। सी ऑप्शन, कोई कैलकुलेशन नहीं थी, जस्ट इक्वेशन थी। हो गया बच्चों, डन है। 19, ये भी बड़ा बेसिक है, इसमें कोई क्वेश्चन वो नहीं है, सॉल्यूशन कुछ नहीं है, डायरेक्ट देख के आंसर बताना है। इन द बॉडी सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोड्यूसेस एनर्जी फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है तो फिर एनर्जी मिलती है, चैप्टर 10 सेकेंड ईयर। द डायग्राम शोज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर बच्चे अलग अलग हैं। अगर हम लिखते हैं C6H12O6, दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। और जब हम कार्बन को ऐसे लगा लेते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे, अगर याद है किसी को, याद है इसको कौन सा फार्मूला कहते थे, याद है, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। और एक और स्ट्रक्चर होता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर भी होता है, इसको कौन सा स्ट्रक्चर कहते हैं, पायरोनोस स्ट्रक्चर। 6 मेंबर्ड रिंग इज कॉल्ड पायरोनोस स्ट्रक्चर। और 5 मेंबर्ड रिंग हो तो, फिर से बता रहा हूँ, 6 मेंबर की रिंग में जब हम बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट को तो उसको बोलते हैं पायरोनोस। और कभी कभार इस तरह 5 मेंबर्ड रिंग में भी बनाया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स को, दिस इज कॉल्ड फ्यूरानोस। तो पायरोनोस और फ्यूरानोस स्ट्रक्चर होते हैं इसके, मेडिकल वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सवाल पढ़ते हैं ज़रा, ये तो मैं बता रहा था ऐसी अपनी कहानी। ये डायग्राम जो है वो स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, ऐसा तो नहीं देखा सर हमने कभी, चूँकि ये पायरोनोस स्ट्रक्चर है, बना हुआ था आपकी बुक, मैंने पढ़ाया नहीं, आपको ना आया पेपर में। बच्चे वो कहते हैं ना, कमेंट्स करते हैं, सर वो इतना सारे स्ट्रक्चर है सर, वो भी समझे। मैं बोला छोड़ो भाई, इतना तो पढ़ लो जो पढ़ा रहा हूँ। यूट्यूब पे अच्छे खासे लेक्चर डाले हैं, बट स्टूडेंट्स कहते हैं सर वो भी बता दिए, वो भी बता दिए। अरे इतने किताबी कीड़े बच्चे। मैंने बोला भाई इसको छोड़ दो, आपने भी छोड़ा था। मैंने बोला ना नहीं आएगा, क्यों परेशान हो रहे हो, चूँकि वो और बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो ये पायरोनोस स्ट्रक्चर बनाना बहुत मुश्किल है, बड़े क्लास में पढ़ो यूनिवर्सिटी में जाकर। अच्छा अब सुनो जरा, अच्छा C6H12O6 ही होता है ये, देखो कैसे, हर किनारे पर यहाँ कुछ नहीं लगाना, तो बच्चों यहाँ पर कार्बन होता है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन दिख रहे हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन इसमें 12 होते हैं, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। अभी गिन नहीं रहा मैं इसमें। सवाल पढ़ते हैं,
अभी सवाल शुरू नहीं हुआ, सवाल पढ़ना हो, चुकी ये तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सवाल तो है नहीं, ये स्टोइचोमेट्री का, तो कुछ ना कुछ चीज़ में से होगा। A new artificial sweetener has been produced by replacing all of the hydroxyl group attached directly to the ring carbon atoms in glucose with chlorine atoms. What is the empirical formula of this chlorinated glucose? कह रहे हैं हमने एक नए किस्म के शुगर दरियाफ्त कर लिया, जैसे स्वीटनर होता है जो शुगर वाले इस्तेमाल करते हैं सैकराइड्स में, सक्रीन वगैरह, जिनको शुगर पेशेंट होते हैं, तो उनमें हम क्या करते हैं, इसी स्ट्रक्चर में चेंजिंग करके हम अलग अलग तरह के शुगर बना लेते हैं, वो जो कि शुगर वालों के लिए नुकसानदायक और मीठा भी लगे। तो हमने एक आर्टिफिशियल स्वीटनर आता है ना, सुक्राल वगैरह आता है जो, वो हमने बनाया है। और कैसे बनाया है, तमाम ये हाइड्रोक्सिल होगा, तमाम हाइड्रोक्सिल ग्रुप को क्लोरीन से चेंज कर दिया। मतलब जहाँ जहाँ हाइड्रो कह रहे हैं कि डायरेक्ट जो अटैच है OH से कार्बन, तो डायरेक्टली 1 2 3 4, ये डायरेक्टली अटैच नहीं है, ये तो डायरेक्टली अटैच है। तो हम सिर्फ 4 ही OH को निकालेंगे, फिर यही ऑप्शन आ जाएगा C शायद। हमने इसको भी हटा दिया था, अब सही है। इसमें तो हार्वर्ड में एडमिशन हो जाएगा, इसको देखे टेस्ट। लास्ट है, बस 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 खत्म, अब खुद कर लेना। अच्छा 20 है, A condensation reaction involve eliminating a molecule of water between two molecule of phosphoric acid H3PO4 can undergo a condensation reaction producing diphosphoric acid H4P2O7. When 3 molecules of phosphoric acid undergo a similar condensation reaction, triphosphoric acid is produced. What is the molecular mass of triphosphoric acid? देखो कोई सॉल्यूशन नहीं है, मतलब डायरेक्टली आंसर आना है। कह रहे हैं फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, जब हम 2 फॉस्फोरिक एसिड को मिलाते हैं तो एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, एलिमिनेशन होती है, 2 मिलेंगे H2O निकल जाएगा, तो बनेगा H4P2O7, ऐसे बनेगा। चेक कर लेते हैं, H3PO4 डबल अच्छा प्लस H3PO4, दोनों को मिलाएंगे और क्या निकालेंगे इसमें से, वाटर एलिमिनेशन हो रही है, तो वैसे तो हो जाएगा H6P2O448, लेकिन वाटर निकलेगा तो क्या हो जाएगा H4 और कितना हो जाएगा ये 7, H4P2O7। कह रहे अगर 3 मॉलिक्यूल ले लेंगे तो फिर क्या होगा, तो दोबारा से एक और मॉलिक्यूल डाल लेते हैं, H3PO4 और वाटर निकाल लेंगे, क्या हो गया H4 और 3 7, फॉस्फोरस 2 + 1 3 और ऑक्सीजन 7 + 4 11। वाटर निकालो, इसमें से 7 में से 2 निकाला, 5 बचा और ऑक्सीजन H5P3O10। सही, क्लियर, समझ में आया? डायरेक्टली है, मतलब बड़े ये MCQs है, तो माइंड ट्रेनिंग के लिए रेड स्पॉट के MCQs बड़े बेहतरीन होते हैं, है ना, कि समझ में आ जाती है चीज़ें। क्लियर है यहाँ तक बच्चों को, मसला नो इश्यूज़। PTB से MCQs अब आ रहे हैं।